अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी और आप देख रहे हैं सवाल से आगे। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बाद सियासी टीम ने एक बार फिर दबंग एंट्री डाली है। आज अडियाला जेल में पीटीआई के सियासी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, जिनमें लीगल टीम का कोई शख्स मौजूद नहीं था। पीटीआई रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर को मुलाकात की इजाजत मिली, जबकि मुजम्मिल असलम और खालिद खुर्शीद समेत 7 अफराद को मुलाकात से रोक दिया गया। अहम बात तो यह कि सैफुल्लाह नियाजी को मुलाकात की इजाजत दी गई। ये वही सैफुल्लाह नियाजी साहब हैं जो गुज़िश्ता साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और आज बड़े सवालात आयद हो रहे हैं कि इनको कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की और ईद के बाद ग्रास की छतरी तले एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई का पैगाम है, चोरी शुदा मैंडेट के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। जहां एक तरफ तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी की बात कर रही है, तो वहीं पीटीआई की लीगल टीम के रुकन बाबर अवान साहब ने जजेस के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। खास तौर पे जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की अपील पर समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दे तो दुम निकालने की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप पर जो सेक्शंस लगी हुई हैं उन पर आपने अदालत की मावनत करनी है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि रमजान में जब आप काम करते हैं तो ईद से पहले ईदी मिलने का तकाजा होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साइफर केस में सेक्शन 1C यानी लापरवाही या 1D जानबूझकर, दोनों में बैक वक्त सजा नहीं दी जा सकती। फर्ज करें इल्जाम दुरुस्त है तब भी 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। साइफर कॉपी आजम खान तक आई है, ये तस्लीम शुदा है। सेक्शन 1C और 1D में तो शाह महमूद कुरैशी का कोई किरदार ही नहीं, उन पर और चार्ज है। साइफर डिकोड हुआ, 8 कॉपियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गई। वजीर आजम का सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो बानी पीटीआई को दे दी थी। सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि सेक्रेटरी जब वजीर आजम को चीजें शेयर करता है तो क्या वो इनफॉर्मल होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर की कॉपी उमूमी तौर पर 1 साल के बाद आती है, तो बानी पीटीआई को कबल इस वक्त ही नोटिस क्यों कर दिया गया। दलाइल के बाद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शिकवा सामने आया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने खत में सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने का शिकवा किया। खत में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी के हवाले से मैं भारी दिल और मायूसी के एहसास के साथ आपको खत लिख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां थीं, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान को तैनात करके सिर्फ 1 असामी पुर की गई। 1 जज तैनात हुआ, वो भी आपके सूबे से। इस फैसले पर मायूसी हुई, लेकिन मेरी सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में असामियों की दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर गौर क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूं। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन भी हूं। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए फेहरिस्त में शामिल होऊंगा। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनात होने के लिए मौजूद ना पाया जाता तो मैं फैसले को खुशी से कबूल कर लेता। 1 असामी पर तकर्रुरी के इस फैसले ने मुझे परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया है। मैं असामियों को पुर ना करने की मुमकिना वजूहात के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन कोई मंतकी और कायल करने वाली वजह जहन में नहीं आ सकी। बदकिस्मती से मेरे पास ऐसे जाती राब्तों की कमी है जो अक्सर ऐसी अपॉइंटमेंट्स में अपना किरदार अदा करते हैं। मैं अपने ज़मीर की वजह से मजबूर हूं कि मैं जज साहिबान और अपने आला इदारे के सामने पहले हकायक कलम बंद करूं।
और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब। ही इज़ ऑल्सो लीगल एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब साहब, आज इमरान खान साहब से आपकी जमात के अरकान ने जाके, रहनुमाओं ने जाके मुलाकात की है। फोकल पर्सन्स भी तय कर लिया गया है कि खान साहब की अप्रूवल के साथ कौन कौन उनसे मुलाकात करेगा। कुछ बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें भी हुई हैं, वो मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बट स्टार्टिंग ऑफ विद द फैक्ट, जो अनाउंसमेंट्स की गई इस मुलाकात के बाद, असद कैसर साहब ने भी कहा कि ईद के बाद अब एक मुल्कगीर एहतजाज की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट होगा, आगाज उसका पशीन से होगा और इट विल बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ ग्रैंड अलायंस, जो कि बलूचिस्तान से अब आगाज होगा। क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी शोएब साहब बलूचिस्तान में ये कैंपेन? देखिए, बलूचिस्तान से आगाज करने जा रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में करेंगे। बलूचिस्तान से आगाज होगा और इस्लामाबाद तक होगा। एक बात तय है कि इन लोगों के पास ना अखलाकी जवाज़ है, ना ही कानूनी और आईनी जवाज़ है कि ये अक्युपाई करके बैठ सकें। जिस अंदाज से इन्होंने डाकाजनी के जरिए इक़्तिदार पे कब्जा किया है, ये तो जंगों में भी ऐसा नहीं होता जो कुछ इन्होंने इस सूरत हाल में किया है। और आते साथ ही जिस तरह बिजली गैस की महंगाई का जो एक तूफ़ान है, वो तूफ़ान है बदतमीज़ी, वो लोगों के ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं। ये तो PTM 1 को भी लोग भूल जाएंगे जो कुछ करने जा रहे हैं। इनका वाहिद हल ये है कि इनको उठा करके बाहर फेंका जाए और ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इक़्तिदार संभालें, यहाँ सियासी इस्तेहकाम लाएं, यहाँ रिफॉर्म्स करें, ओवरसीज़ यहाँ पैसे लेकर आएँ और यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी और मुस्तहकम हुकूमत होगी। राइट शोएब साहब, ये तो आप चाहते हैं। और अभी जो अदलिया में हो रहा है, जो कुछ सिनारियो बना है वो 6 जजेस के खत के बाद, उसके लिए भी आप लोग उनको भी सपोर्ट की अपनी यकीन दहानी कराते हुए अब जो ये एहतजाज करने जा रहे हैं, नेचुरली वो भी दैट विल ऑल्सो बी अमंग्स द एजेंडा, जो आप लोग के एजेंडा पे होगा। लेकिन जो हम बात करें कि आगाज आप लोग बलूचिस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा? इस ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है जो अपोजिशन के इत्तेहादियों के साथ मिल के आप करेंगे। PTI को कौन लीड करेगा? और एक तासुर है कि शायद आप JUI और महमूद खान अचकजई साहब की जो जमात है, आप उसके हाथों में अब तहरीक इंसाफ खेली जा रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ ना कभी किसी के हाथों में खेलती है, ना तहरीक इंसाफ को खेलने का शौक है। हमने अकेले इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हम जीते हैं। वो सब आपके सामने हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और आप नेशनल मीडिया भी विटनेस है और इंटरनेशनल मीडिया भी विटनेस है। मगर इमरान खान को देखें, 3 हमारे मेन इसके अंदर टारगेट्स हैं या जो हमारा पर्पस है। नंबर 1, रिलीज इमरान खान को गलत तरीके से जेलों में डाला गया। अब तो इनके जो हमारे दुश्मन है, एक है सियासी मुखालिफ होना, एक है दुश्मनी पे उतर आना। राना सनाउल्लाह से बड़ा दुश्मन हमारा कौन होगा? वो कह रहा है कि इनको सजाएं गलत है। एक है इमरान खान को रिलीज करना, नंबर 2 है अदलिया की आज़ादी, नंबर 3 है हकीकी नुमाइंदे के हवाले हुकूमतों का होना। ये तीनों एजेंडा पे हमने वर्किंग करनी है और काम करना है। और PTI सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मकबूल जमात है। अब जब हमारा इत्तेहाद होगा तो सब लीड करेंगे। राइट। सबसे ज्यादा चूंकि पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, वो सड़कों पे भी आएगी, बाहर भी आएगी। इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से एहतजाज भी होगा, भरपूर तरीके से जल्द से जुलूस भी होगा। बट शोएब साहब, गुज़िश्ता रोज भी खान साहब ने जो गुफ्तगू की और उसमें जो बातें सामने आई, वो 4 हलकों की बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बात कही कि सिर्फ 4 हलके अगर खोल दिए जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। ये क्या हम पूछ सकते हैं कि वो कौन से 4 हलके होंगे और खान साहब अब ये क्यों डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन 4 हलकों के हवाले से? देखिए, उन्होंने उसको सैंपल बनाया है। उन्होंने कहा ये 4 हलके खोलें, आपके सामने सारा पाकिस्तान के हलके सामने आ जाए। लेकिन आपको याद होगा शोएब साहब, जब मैंने अली जफर साहब की मिसाल दी थी, जो एक प्रोग्राम में उन्होंने 10 मुतनाज़ हलके के हवाले से कहा था, तो आपने कहा मेरे हलके का क्या होगा, इस्लामाबाद के हलकों का क्या होगा, कराची के हलकों का क्या होगा? नहीं, उसकी वजह 2 थी। इमरान खान ने जो कहा है उसको ट्रू सेंस में उन्होंने कहा सैंपल के तौर पर ये 4 हलके खोलें, इसका जो कुछ रिजल्ट है इसको बाकी हलकों पे आप उसको तकसीम कर लें। अगर इन 4 हलकों में हम जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है तो ठीक है, आप बैठे इक़्तिदार लें। अगर इन 4 हलकों में जो कुछ हम कह रहे हैं 100% दुरुस्त है तो फिर बाकी हलके भी आप खोलें, और जो कुछ हम चाह रहे हैं फिर इसका मतलब है हम सच्चे हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है उसकी इसका मतलब है तायीद होती है। उन्होंने इस्लामाबाद का हल्का बोला, उन्होंने नूर आलम वाला हल्का बोला, उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का बोला, और एक हल्का तरीके ज़हन में नहीं आ रहा एक और का। तो बात यह है कि उन्होंने इसको सैंपल के तौर पर, एक टेस्ट केस के तौर पर उन्होंने कहा जो ये कर लें, अगर आप सच्चे हैं
तो इनमें आपके सामने सब सच सामने आ जाएगा। हाँ। और अगर आप सच्चे नहीं है तो इसका मतलब है कि सारा आपने जो डाकाजनी कर रखी है तो आप फिर साइड पे हटे। तो ये था उनका पर्पस। और असल बात ये है कि इस वक्त आपको पब्लिक सपोर्ट की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जरूरत है जो रिफॉर्म्स कर सके, जो ओवरसीज को एंगेज करके पैसा ला सके। उसके अलावा जो तरीकाकार आप करेंगे ये मुल्क की तबाही होगी। ये आप इसके ऊपर लोगों के ऊपर जुल्म ढाएंगे। लोग आज जिस तरह सिविल वॉर की कैफियत होने जा रही है, अल्लाह माफ करे, जिस तरह लोगों के मार धाड़ डाकाजनी इस्लामाबाद के अंदर, बाकी हर शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये अनबिलीवेबल है। थोड़े एरिया पे कच्चे के डाकू मुसल्लत हैं, बाकी सारे एरिया पे पक्के के डाकू मुसल्लत हो चुके हैं। इन डाकू से निजात तभी हासिल हो सकती है जब पब्लिक निकलेगी, लोग निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये पर्पस हासिल करेंगे। बट शोएब साहब, आपको लगता है पब्लिक सपोर्ट की जहां पर आप बात करें उसको मोबिलाइज करने के हवाले से आपकी पार्टी अभी सही सिमत में चल रही है? क्योंकि ऑलरेडी जो बार बार बात हो रही है, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा है, आज भी जिस बात से मैंने आगाज किया कि फोकल पर्संस की लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है, कुछ नाम जो है वो डाले गए उस लिस्ट में। आज जिन्होंने मुलाकात करनी थी उनका नाम निकाल दिया गया। मुजम्मिल असलम साहब गालिबन उनका नाम निकाल के सैफुल्लाह नियाजी साहब का नाम डाल दिया गया। सो बहुत कुछ ऐसा मिस हैंडलिंग का एक तासुर जा रहा है आपकी जमात से। सो पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज करना जहां पर अवाम को जो बात आती है, आपको लगता है कि यूनाइटेड एक फोर्स के तौर पे तहरीक इंसाफ वो कर पाएगी? देखिए, ये मीडिया की सिर्फ कहानियां हैं कि जी जनाब फाइट नजर आ रही है या ये बहरहाल स्टेटमेंट से तो नजर आ रहा है मीडिया क्या कहानियां बना रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखें, खान साहब ने किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है ये उनकी ख्वाहिश होनी है। उनकी ख्वाहिश पे मंडे वाले दिन हमने वकीलों ने मिलना है, ट्यूसडे वाले दिन, और हर जुमेरात को मिलना है पॉलिटिकल लीडरशिप ने। ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। हर लीडर हमारा एक है, इमरान खान, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। हमारे में से जिसको जो ड्यूटी दी जाएगी वो परफॉर्म करेगा। दैट इज द ओनली कंसिडरेशन। ये समझ जाएंगे जिस दिन लोग, उस दिन किसी किस्म का कोई बहाम नहीं होगा। हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। जो इमरान खान का फैसला होगा वही होगा। हम कोर कमेटी में बैठ के फैसले करते हैं, उसका फाइनल अप्रूवल हम इमरान खान साहब से ले लेते हैं। बाकी मेरा क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या मौक़िफ़ है, तीसरे का क्या मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ तो मुख्तलिफ हो सकता है। हमारे दरमियान इख्तलाफ राय अगर होती है, जो इख्तलाफ राय होता है फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गुड रिजल्ट, ताकि बहस और नतीजा, जब नतीजा निकलेगा वो बेहतर होगा। जब डिस्कशन ही नहीं होगी तो बेहतर कैसे होगा? अब तक आपको लगता है कि नताइज के आप करीब तक भी पहुंच पाई है आपकी जमात? देखिए, नताइज तो हम हासिल कर चुके हैं। हम तो इसके बावजूद के बल्ले का निशान नहीं था, इसके बावजूद हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, इसके बावजूद हमारे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार हुए, इसके बावजूद हमसे जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब आपने देखा। हमारे लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, कैंडिडेट बाहर नहीं निकले। सब कुछ के बावजूद हमने रिजल्ट हासिल कर लिया। 80% सीटें हमने जीत ली, 180 सीटें हमने लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब डाका और जोर और जबर, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज तो फिर हम मोबिलाइजेशन है, मूवमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आईन आप नहीं मानते, कानून आप नहीं मानते, जोर जबर और के जरिए आप 70 अरब रुपए का आपने इलेक्शन कराया, एक 20 रुपए का बाल पर उठाया, उसमें कटिंग की, टेम्परिंग की, उठा करके नया रिजल्ट दे दिया। अगर आपने आईन और कानून की पामाली और जमहूरियत का तमाशा करके ये साबित करना है कि हम मुल्क बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो ये मुल्क चलने के तरीके और ढंग इस मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं हुआ करते। राइट। शोएब साहब, मुझे ये बताइए कि जो अभी मैं बात मेंशन कर रही थी कि आज जिन लोगों ने मिलना था उनमें, उस लिस्ट में मुजम्मिल साहब का नाम था, मुजम्मिल असलम साहब का, वो उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और सैफुल्लाह नियाजी साहब जिन्होंने गुज़िश्ता साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ दी थी, आज वो इमरान खान साहब से मिले हैं। सो आपने अभी कहा कि इमरान खान साहब से जो मिलता है वो उनकी अप्रूवल से मिलता है। खान साहब सैफुल्लाह नियाजी साहब से आपके ख्याल में मिलना चाहते होंगे? मेरे ख्याल है इसमें दो मसाइल हैं। एक वो लिस्ट आती है जिसको इमरान खान साहब मिलना चाहते हैं और उसकी फाइनल अप्रूवल देता है जेल सुप्रिटेंडेंट। अब जेल सुप्रिटेंडेंट अगर बदमाशी पे उतर आए, वो ना मिलने दे, तो फिर मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऑफिशियल है। आपको पता है कि हम 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी करते हैं, वहां से हर बंदे को, हर रेडी वाले को भी वहां से जाने की इजाजत है। जब हम वकील या जो उनके विजिटर इमरान खान के हैं, उसको 1.5 किलोमीटर बाहर गाड़ी खड़ी होगी, हम अपनी फाइलें किताबें उठाएंगे, बेशक जेल का ट्रायल भी होगा, वहां से हम पैदल जाएंगे। हमें वहां अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ वहां गेट तक छोड़ने की इजाजत नहीं है। या तो ये हो ना कि उन्हें कार्डन ऑफ किया हुआ हो,
एक रेडी वाला, होटल वाला, कोई भी शख्स वहां से जा सकता है, सिवाय इमरान खान का विजिटर या इमरान खान का वकील, वो वहां से नहीं जा सकता। 1.5 किलोमीटर को 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करेगा और वहां से पैदल जाएगा। अब अगर आप देखें, जब आपने कोई कानून और कायदे के मुताबिक नहीं चलना, बदमाशी करनी है, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। राइट, बट मुझे ठीक है, समझ आती है कि लिस्ट में वो शामिल थे और जेल सुप्रीडेंट ने नहीं मिलने दिया, ये तो जेल सुप्रीडेंट की या गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट जिनको मिलने दिया उनका लिस्ट पे नाम नहीं था। सैफुल्लाह नियाजी साहब, आज खबरें यही गर्दिश करती रही। सैफुल्लाह नियाजी साहब, अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगी अपना सवाल कि उन्होंने गुज़िश्ता साल शोएब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुकी का और छोड़ने का बल्कि ऐलान कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एक पॉलिसी बड़ी क्लियर नजर आ रही है आपकी जमात की कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली वो अब किसी सूरत भी वो काबिल कबूल नहीं होंगे। सो सैफुल्लाह नियाजी साहब की इमरान खान साहब से आज मुलाकात, और क्या ये अखज़ किया जाए कि वो काबिल कबूल है? देखिए, मेरी तो मुलाकात हुई नहीं है, ना ही मैं इसके बारे में कोई अभी इस वक्त अपनी राय तो दे सकते हैं आप। मैं देखें, एक बात तो तय है कि हमने ये फैसला किया हुआ है, खान साहब ने फैसला किया हुआ है कि जो पार्टी छोड़ गए हैं या जो नहीं है, तो वो हम उनको अभी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने जेलें मुक्ति हैं, उनका क्या जो अंडरग्राउंड रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं या नए लोग आए हैं, हमने उनकी कदर करनी है। ये बात तो तय है। जो लोटे बन गए हैं उनको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, ये बात तो एक पॉलिसी डिसीजन है। मगर लोटों को मिलने की इजाजत कैसे हो गई, मैं सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की बात नहीं कर रहा, पता नहीं वो किसी पार्टी में शामिल हुए या नहीं हुए, मुझे उनका ज्यादा नहीं पता, मेरा ज्यादा तारुफ ही नहीं है। मगर उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे कराई गई, आई डोंट नो। मैं एक बात जानता हूं कि इमरान खान साहब एक लिस्ट देते हैं और जेल सुप्रीडेंट उसको सम टाइम उनमें से कोई बंदे रख लेता है, सम टाइम उनको रिवर्स कर देता है। उमर अयूब के साथ पिछले 2 महीने से वो कह रहे थे कि मेरी मुलाकात कराए, मैंने उनके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है, नहीं मिलने दिया गया। वो कई दफा मेरे साथ कोई 3 घंटे हम खड़े रहे, नहीं मिलने दिया गया। और परसों मैं मिलने गया था तो मुझे भी 2 घंटे बिठाया गया और उसके बाद मुलाकात कराई गई। तो बात ये होती है कि इनकी अपनी मर्जी होती है। बल्कि मैंने फैसला लिया था गौहर साहब का कि जी वो डिस्कशन करने जाएं MNAs और MPA की टिकटों के लिए, वो उनको कई दफा वो रजिस्टर लेकर जाते थे, उनको मिलने नहीं दिया जाता था। तो असल मसला आईनी और कानूनी नहीं रहा, आईन और कानून और कायदे के ऊपर अमल दरामद का है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शोएब साहब, ये बताइए, गुज़िश्ता रोज रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि हमें जो जजेस के खत का मामला है, इस हवाले से हमें फुल कोर्ट वो कबूल है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ना हो, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना हो। आप भी इत्तेफाक करते हैं इस राय से, और क्या ये पार्टी का एक मुत्तफिका फैसला है? मेरा ख्याल है उनकी पर्सनल राय होगी, मैं उसको पार्टी पॉलिसी नहीं समझता। आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी इसको हेड करें, क्योंकि अगेन 6 जजेस ने तो मुखातिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही किया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। देखिए, हमें चीफ जस्टिस साहब से अफसोस से कहना पड़ता है, और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस है कि हमने इनके लिए बड़ी तहरीक भी चलाई थी, हमें इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इन्होंने नाइंसाफी पे फैसले किए हैं, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। मगर असल बात यह है कि हम फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे थे, जो कि बज़ाहिर तस्लीम कर दिया गया है जब तक कि वो ऑर्डर शीट ना आए। तो मेरा ख्याल है कि बाकी हमें इसमें इन चीजों में पड़े बगैर। सो आप भी समझते हैं कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि ईद के बाद ये एक फुल कोर्ट हो और सारे जजेस दस्तयाब होंगे? थोड़ा सा ये है कि इसको लंबा कर दिया गया है, ये डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए थी। जब तक कि छुट्टियां नहीं आती तब तक भी डे टू डे हियरिंग होती, और छुट्टियों के फौरन बाद इसको रख लिया जाता। थोड़ा सा ये हमारे ऊपर हमारा ये है, लेकिन उसके अलावा ये अच्छी अलामत है कि फुल कोर्ट बना दी गई है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा और अदलिया अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जब उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो मेरा ख्याल है कि फिर पूरे 25 करोड़ आवाम के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्योंकि अगर अदलिया आज़ाद होती तो ना इमरान खान आज जेल में होता, ना हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम किया गया, ना ये कुछ होता। राइट। शोएब साहब, आखिर में आपने गुज़िश्ता रोज़ बल्कि देखा होगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का वो खत जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी सवाल आयद हुआ है। वो भी मुंतज़िर थे कि कब सुप्रीम कोर्ट की में जो 4 वैकेंसीज हैं वो फिल होती हुई दिखाई देंगी। उसमें से सिर्फ अभी तक एक हुई है, जो कि वो कहते हैं कि जी आपने बलूचिस्तान से ही चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनको जो है वो अपॉइंट किया है। फिर एक जो बैकलॉग है, जो एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, उसका भी हवाला दिया गया है।
अब आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? काजी साहब की अप्रोच के हवाले से ये क्या बता रहा है? देखिए, आम तौर पर तो बलूचिस्तान से एक जज हुआ करता है, एक जज की बजाय चले आपने 2 कर दिए, अब इस वक्त 3 जज साहबान हैं। वेयर एज पेशावर से आपके सिर्फ 2 जज साहबान हैं, जबकि उनका जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो उसूली तौर पर इसमें कोई शक व शुबा नहीं, उनके उस लेटर के अंदर बिल्कुल ये विजडम है कि जी आप कंसिडरेशन में रखते सीनियर, एक तो देखे ना सीनियरिटी प्रिंसिपल है, सीनियरिटी के हिसाब से वो सीनियर मोस्ट हैं, उनका केस रखते, अगर वो मुनासिब समझता कमीशन तो वो उनको अप्रूव कर देता, और अगर वो मुनासिब ना समझता तो उनको अप्रूव ना करता। अगर आप समझते कि वो नहीं है सूटेबल, आप सेकंड पे कर लें, फिर थर्ड पे कर लें, फिर 3 सीटें बाकी खाली हैं। और ये काजी साहब का अपना एक उसूल होता था, इन्होंने खत लिखे थे, आपको पता है जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उनके ज़माने में कि जी आप एक तो सीटें खाली न रखें, इसमें हद जो हो रही है वो इस खत में भी उसका हवाला दिया गया है उनकी उसी बात का। जी जी। और दूसरा सीनियरिटी प्रिंसिपल को काजी साहब खुद अप्रूव करते रहे। राइट, बट शोएब साहब क्या ये जुडिशल जो कमेटी है उसका प्रोगेटिव नहीं है, एक सोल प्रोगेटिव है उसका जुडिशल कमेटी का कि वो किसी भी जज को जो है वो पिक कर लें फॉर एलिवेशन व्हाइल इग्नोरिंग सीनियरिटी रूल? ये मतलब कि काजी साहब की को इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है? देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे हर हाल में कर लें, वो ये कह रहे हैं आप कंसिडरेशन में ले आते, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी लोग आप करना चाहें आप कंसिडरेशन में ले आते। कमीशन में नाम भेजना चीफ जस्टिस का सवाबदीदी अख्तियार होता है, और वो सवाबदीदी अख्तियार अगर वो इस्तेमाल करते, मसलन पहले नंबर को छोड़ देते, दूसरे या तीसरे को ले आते, तो उसके ऊपर फिर इनके अपने फैसलों के ऊपर जो है वो उंगली उठती, क्योंकि ये खुद लिख के दे चुके हैं पहले कि हमने तरतीब सीनियरिटी के हिसाब से कंसिडरेशन करनी है। अगर कमीशन समझेगा कि पहला नंबर क्वालिफाई नहीं करता तो हम दूसरे को करेंगे, दूसरा नहीं करता तीसरे को करेंगे, मगर सीट को खाली छोड़ देना और पहले वाले एक कॉम्पिटेंट, एक ऑनेस्ट जज इब्राहिम साहब की जो शोहरत है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की, उसको इग्नोर कर देना इस बुनियाद पर या किसी भी तासुब की बुनियाद पर, ये मुनासिब फैसला नहीं है। बिल्कुल उन्होंने ठीक और दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है। मेरा ख्याल है कि अभी भी टाइम है कि उनको कंसिडरेशन में लाया जाए, इनको कंसिडरेशन में लाया जाए। राइट, शोएब साहब, और लास्ट में सिर्फ कमेंट ये कर दीजिए कि साइफर केस में आपको नजर आ रहा है इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ? देखिए, साइफर केस तो 100% केस है हमारे हक में जाने का। जिस तरीके से उन्होंने बड़े भोंडे तरीके से ये केस बनाया, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा करने वाले शख्स को मुजरिम बना दिया गया, जिन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको उठा के इक़्तिदार दे दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा कहा कि हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, हमने डिमार्च किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें तो इससे बड़ा बुरा केस और नहीं हो सकता कि अपने मुल्क के हीरो को, जिसने आपके मुल्क की सलामती को दिफा करते हुए आपको एक ताकतवर तरीन मुल्क को नो कहा और कहा कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, आपने उठ के उसी को ही मुजरिम बना दिया। ये तो आप गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में कोई जान है या ये हाई कोर्ट में सस्टेन कर पाएगा। और ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो मामलात हैं वो आपको और कितनी फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुताल्लिक है कि जो हमें एक स्नेल पेस्ट पे प्रोसीडिंग्स नजर आ रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तो हम लोग चले गए हैं, मैंने अपनी पिटीशन भी फाइल कर दी है। हमने तो कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है वो लग जाए 184(3) की कि वहाँ से जुडिशल कमीशन बन जाए। क्योंकि देखें ना, हमें इन रिटर्निंग ऑफिसर्स पे ट्रस्ट नहीं था, हमें पता था ये करप्ट भी हैं और ये मिले हुए भी हैं हुकूमत के साथ, ये और एस्टेब्लिशमेंट के ताबे भी हैं, ये उनके प्रेशर में भी हैं, तो लिहाजा ये हमें इंसाफ नहीं देंगे। और इन्होंने हमारे खिलाफ 3 MPO के बेशुमार हज़ारों की तादाद में आर्डर्स किए हैं, तो लिहाजा ये हमें क्या इंसाफ देंगे। तो इसलिए हम हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि हमें जनाब ये आरोप काबिल कबूल नहीं है, और हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी यही आरोप आपका इलेक्शन कराएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे फिर ये भी जिम्मेदारी आयद होती है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी तो करवाएं ना। ये तो नहीं है ना कि इलेक्शन होगा, जो हारने वाला है उसको जिता दें, जो जीतने वाला है उसको हरा दें। तो इस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर इसका जुडिशल कमीशन के जरिए वो उसका ऑडिट भी करा लें फॉर्म 45 का। देखे ना, पिलडाट ने, फफन ने, पटन ने, सब ने ये कहा कि जनाब ये इसमें इतनी बदतरीन किस्म की धांधली हुई है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और इसका वाहिद हल ये है, उन्होंने बल्कि पटन ने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन रिजाइन करे और इसका वाहिद हल ये है कि आप इसको जुडिशल कमीशन के जरिए इसकी इंक्वायरी करा लें।
तो वो सुप्रीम कोर्ट जब इस सारे काम की जिम्मेदारी लेती है तो फिर उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जनाब ये जो धांधली हुई है फिर उन्हीं के आर्डर के ताबे हुई है, तो फिर वो कम से कम ये इंसाफ तो उनको दें जो लोग जीते हुए हैं, जो अवाम का मैंडेट है उसके ऊपर डाका जनी हुई है, जो रिजेक्टेड लोग हैं वो मुसल्लत किए गए हैं, उसको रेक्टिफाई करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शोएब शाह हमें ज्वाइन करने के लिए। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये अवाम के साथ और नेचुरली अवाम के मैंडेट के साथ भी ज्यादती है। अगर पिलडैट, पतन, फाफिन, तमाम ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर कह रही हैं कि धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है, एक एक हल्के उठा के भी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराई जा रही हैं उसमें, और फॉर्म 45 को ही सिर्फ कैलकुलेट करके ही अगर देखा जा रहा है, सो उसमें जिस तरह की इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं वो बड़े हैरान कुन है। और 3 टारगेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3 अहदाफ जो कि इस मुल्कगीर जो एहतजाज की अभी एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है ईद के बाद, उसमें 3 टारगेट्स में सबसे पहला बानी पीटीआई को की रिहाई है, दूसरा अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सपोर्ट की का और अपने ताउन को इंश्योर कर रही है, और तीसरा के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको उनका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल की। क्राइम रेट है लेकिन कराची और सिंध में जिनकी हुकूमत है वो इस बात को तस्लीम करने से कासिर है। वो कहते हैं कि निगरां हुकूमत के जो दौर था उसमें ये रेट जो है उसमें इजाफा हुआ है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाजी वेलकम बैक। अगर आप कराची में हैं तो समझे खतरे में हैं। दफ्तर हो, मोहल्ला हो, घर हो या गली, आप कारोबारी हो या नौकरी पेशा, हर लम्हा स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपके ताक़ुब में रहते हैं। बैंक से रकम निकलवा कर मंजिल तक जाना या मोबाइल फोन और कीमती अशिया समेत खुद को सही सलामत घर तक पहुंचाना गोया जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि रोशनियों का शहर अब शहर बेअमा बन चुका है। कराची में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर है। सिर्फ रमजानुल मुबारक में 13 शहरी बेरहम स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों लुक्मा अजल बन चुके हैं, जबकि रवा साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 52 अफराद जान से चले गए हैं। अवाम तो अवाम, अवामी नुमाइंदे भी रेजनी से परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने स्ट्रीट क्राइम में इजाफे को पुलिस कारकर्दगी से जोड़ दिया। कहते हैं 16 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, बताए पुलिस के शोबे में क्या किया। हम टैक्स देते हैं, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम सूबा सिंध चला रहे हैं। ये हमारा कसूर है कि डाकुओं पर हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। इसी रमजान मुबारक में अब 15-16 लोग शहीद हो चुके हैं। हजारों वारदातें हैं जिसमें मोबाइल छीने जा रहे हैं, जेवर छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं। रेंजर्स का इख्तियार कितना है और कितना नहीं है, हमारा ये मसला नहीं है कि उसका इख्तियार कितना है। हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अवाम और अवामी नुमाइंदे हिफाजत के लिए हुकूमत से मदद मांग रहे हैं, जबकि हुक्मरान अवाम के जख्मों पर मरहम के बजाय नमक पाशी करने में लगे हैं। वजीर दाखिला सिंध कराची में स्ट्रीट क्राइम पर निराली मंतक दे रहे हैं। कहते हैं जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। देखिए, कराची बहुत बड़ा सिटी है। सोशल क्राइम तो होते रहते हैं क्योंकि एक सोशल चीज़ें हैं, लेकिन हार्ड एंड क्राइम जो भी है, जो भी स्ट्रीट क्राइम, जो एक मैं समझता हूँ कि टाइम बिंग ये होते हैं। जिनके साथ एक सोची समझी साजिश के तहत इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। कराची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फर्ज पूरा कर लिया। हमेशा की तरह रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जराइम क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी तहकीकात जारी हैं। जो हम चाह रहे हैं वो ये है कि डकैती के दौरान, मज़ाहमत के दौरान कत्ल ना हो, तो उसके लिए आप दुआ करें, हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कराची इसरार मुगेरी साहब। इसरार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसरार, बताइएगा ये जो कराची में जराइम की शरह है और इसमें इजाफा है, एक तो ये कब से कब तक हमें इजाफा नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि अमली इकदामात क्या लिए गए हैं। एक तरफ हम सियासतदानों को, सियासी जमातों के, हुकूमती जो एहलकार हैं उनके बयानात तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या इकदामात किए जा रहे हैं इस जराइम की रोकथाम के लिए। जी बिल्कुल, कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा देखा जाता है। उसकी जो हालिया, अगर रवां साल की हम बात करें तो उसमें
54 ऐसे 54 ऐसे शहरी हैं जिनकी जो है डकैती की मज़ामत पर जो है शहर कायद में जान ले ली गई है। और अगर रवा माह जो रमजान है इसमें बात करें कि रमजानुल मुबारक में भी 13 शहरी जो है वो अब तक अपनी जान से डाकुओं की मज़ामत पर जो है चले गए हैं। शहर कायद का ऐसा कोई जो है अजला नहीं है जहां पर ये वाकयात रिपोर्ट ना हुए हों। आईजी सिंध तो तब्दील हो गए हैं, आईजी सिंध जैसे ही तब्दील हुए तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन जो टास्क फोर्स माजी में भी ऐसी बनती रही है, टास्क फोर्स जो बनाई गई है, लेकिन उस पर अमली तौर पर शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में अब तक पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई देती है। राइट और ये जो डीआईजी साहब कह रहे हैं इसरार के जो डकैती मज़ाहिमत पर अगर कत्ल हुआ है तो फिर तो कातलों का ताक़ुब किया जाएगा। सो आपने जो ये फिगर्स और बड़े अलार्मिंग फिगर्स है, अगर आप कह रहे हैं कि 54 के करीब जो है सिर्फ 2024 और अभी आगाज ही में है हम, इन 2-3 माह के अंदर 54 शहरी जो है अगर लुक़्मा अजल बना दिए गए हों और साथ साथ सिर्फ रमज़ान के माह में 13 शहरी अगर कत्ल हो गए हों इस मज़ाहिमत पे, तो कुछ इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हैं, ताक़ुब हो सका है कातलों का? जी बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ। जिसकी आप बात कर रही हैं तो डीआईजी इरफान बलोच ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया था, लेकिन ये वाक़या एहले खाना के मुताबिक डकैती की मज़ामत का था। लेकिन उसके बाद जो नए आईजी और वज़ीर जो दाखिला हैं सिंध ज़िया लंजार साहब, उनने ये फैसला किया है कि जहां भी कराची में हमने देखा है कि कहीं भी डकैती की मज़ामत पर कत्ल हो रहा है तो वहां पर एसएचओ को मुअत्तल किया जा रहा है। तो ये जो है इसकी वजह से पुलिस अब मुतअद्दिद से वाक़यात हैं जिनको दूसरे जो है जो पहलू हैं उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लवाकिन जो है वो कह रहे हैं कि आज का वाकया भी जो पेश आया, जिस पर डीआईजी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उसके बाद भी एक वाकया आज पेश आया है जिसमें भी डकैती की मज़ामत पर उसको गोलियां मारी गई, एक शहरी को जो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद वो जांबार न हो सका। इसी तरीके से शहर में मुतअद्दिद वारदातें होती हैं, सीसीटीवी कैमरे को जो है वो की फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं, लेकिन मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं होते। चाहे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की अगर बात करें तो 3300 से ज्यादा पुलिस की जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें जो है बहुत सारे पुलिस के जो है मुकाबले भी जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो अब तक शहर में शहर कायद में बेकाबू है। कराची में शहरी जो है वो खुद को गैर महफूज समझते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल अब खवातीन को भी निशाना बनाने लगे हैं, चाहे वो जो स्कूल जाने वाली खवातीन हो, दफातर जाने वाली हो या घर से निकलने वाली खवातीन, बिल्कुल हरासा किया जा रहा है। जो बुजुर्ग अफराद हैं, उम्र रसीदा अफराद हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो कराची में दो बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बड़ी अहमियत है, चाहे वो एक वो है औरंगी और दूसरा कोरंगी। ये जो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें इंडस्ट्रीज एरिया हैं जहां पर लाखों की तादाद में लोग डेली के बुनियाद पर जाते हैं और उनका कारोबार वहां पर वाबस्ता है। इन दो अजला में शरह ज्यादा है क्राइम की। उसके बाद स्ट्रीट क्राइम की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी जो है वो ज्यादा है शरह। उसको कंट्रोल करने में पुलिस अब तक नाकाम दिखाई देती है। दावे तो किए जाते हैं, आईजी सिंध नए आए हैं, उनकी जानिब से भी ये जो है टास्क फोर्स बनाई गई है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक शहरी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल का निशाना बन रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग हो, मोटरसाइकिल की स्नैचिंग हो, गाड़ी की स्नैचिंग हो या दीगर जो क्राइम है उनमें दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इसरार ये भी बताई गई जो मुराद अली शाह साहब तीसरी बार अब वजीर आला के मनसब पे फाइज हैं, वो उनका ये कहना कि निगरां हुकूमत के दौर में जो है ये शरह जो है बड़ी है, ये कहना क्या सही है आपके ख्याल में? नहीं, इससे पहले भी ये बिल्कुल जो उनकी बात है वो किस बुनियाद पे कही है सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कराची में शरह ज्यादा थी और स्ट्रीट क्रिमिनल जो है ऐसे ही शहर में जो है वारदातें रिपोर्ट होती थी। इस वक्त अगर सीपीएलसी के रिकॉर्ड भी देखें तो उससे पहले निगरां हुकूमत के दौर से पहले भी क्राइम रेट ज्यादा था यहाँ पर, और उसमें इजाफा देखा गया दिन ब दिन। अब भी जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सबसे बड़ा जो इस शहर को जरूरत है वो सेफ सिटी मंसूबे की जरूरत है, जो अभी तक जो है किसी भी फाइलों तक तो मौजूद है, लेकिन कुछ थाने कराची के सीसीटीवी कैमरा की मुकम्मल हदूद जो है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर शहर में सेफ सिटी का मंसूबा अब भी शुरू नहीं हो सका है, जो इस वक्त बड़ी जरूरत है कराची को। इसके साथ साथ ये स्ट्रीट क्राइम की अगर पुलिस के रिकॉर्ड्स भी उठा के देख लें तो उनमें भी निगरां हुकूमत से पहले जो है इजाफा देखा गया था, अब भी उसमें इजाफा देखा जा रहा है। आईजी सिंध तब्दील हुए हैं, डीआईजी तब्दील हुए हैं, एसएसपी तब्दील हुए हैं, लेकिन एसएचओ तब्दील हुए हैं। तब्दील अगर नहीं हुई तो वो शहर की स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है
जो अब तक तब्दील नहीं हुई है। शहरी अब भी कराची के खुद को गैर महफूज समझते हैं और आगे भी मुतालबा करते हैं कि इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। घर से जो भी शहरी निकलता है वो जो है निशाना बन जाता है, चाहे या तो मोबाइल फोन छिन जाता है या नकदी रकम। बैंक से आप पैसे लेके अगर कहीं भी जाते हैं, अगर 2 लाख से जायद की रकम है तो आपको थाने बताना होगा पहले, उसके बाद पुलिस आएगी, उसके साथ फिर आप जाएंगे। तो एक बड़ी, और अगर पुलिस साथ नहीं जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता होगा कि कोई आपको फॉलो जरूर कर रहा है। बट इसरार, मुझे ये साथ साथ बताइए कि ये क्यों एक तासुर है, और ये सिर्फ तासुर ही नहीं है, ये हकीकत भी है कि पुलिस जो है वो हमेशा किसी भी वारदात के बाद एक हुदूद के जो एक तनाज़ा है उसमें ही उलझती हुई दिखाई देती है। क्यों नहीं कोई एक मैकेनिज्म बना दिया जाता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रही हैं। ये हुदूद की जो है सबसे पहले लड़ाई शुरू होती है अगर कोई भी शहरी पहले ही परेशान होता है, अगर उसको किसी चीज से महरूम किया गया हो या फिर निशाना बनाया गया हो, उसके बाद पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं कि यहाँ हमारी हुदूद थी इस थाने की और वहां पर नहीं थी। उसके साथ ही साथ पुलिस के अपने मुलविस होने के भी काफी जो है हमने वाकयात देखे हैं कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, शॉर्ट टर्म जो है लोगों को उठाना और उनको फिर छोड़ देना। उसके साथ 2 ऐसे वाकयात गुज़िश्ता माह में और कुछ वक्त कबल जो है पेश आए जिसमें पुलिस के अंडर ट्रेनिंग डीएसपी थे वो मुलविस पाए गए। उसके साथ साथ 20 दूसरे ऐसे बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में पुलिस जो है खुद इन्वॉल्व दिखाई देती है। इस वक्त सीएम सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए और साथ ही साथ कराची के शहरी जो हैं उनके लिए किसी तरीके से भी इस स्ट्रीट क्राइम से उनको निजात दिलानी होगी। इसमें इजाफा दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, चाहे कोई भी पोश इलाका हो कराची का या फिर दीगर इलाका जाता हो या मजाफाती इलाका, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों को निशाना नहीं बना रहे। साथ ही साथ पुलिस के भी मुलविस होने के काफी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जिन पे बाद में एक्शन हुआ और उस पर कमेटियां बनी, कमेटियों के बाद जो है उस पर एक्शन लिया गया। अब आईजी सिंध जो है गुलाम नबी मेमन दोबारा मतलब दूसरी मर्तबा आईजी सिंध लगे हैं और 21 दिन लगे उनको जो है आईजी सिंध लगने में के जो नाम फाइनल होने में। उसके बाद वो आ तो गए, उसके बाद ये कमेटी भी बना दी गई है, टास्क फोर्स बनाई गई है जो इस पर स्ट्रीट क्रिमिनलों के लिए जो ताकुब करेगी और उनको लेट्स होप इसरार, बहुत उम्मीद करते हैं कि ये टास्क फोर्स और नए आईजी साहब जो हैं जो अपने आप एक टारगेट सेट कर रहे हैं वो अचीव भी करने में कामयाब हों। और जिस तरह आपने कहा कि कराची के शहरी अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं, उनकी जल्द अज जल्द सुनवाई भी हो, उनको इस जो सिनेरियो है इस सूरत हाल से उनको निजात भी मिले। बट बहुत शुक्रिया इसरार हमें ज्वाइन करने के लिए। इसरार मुगेरी हमारे कराची के एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमें ब्रीफ कर रहे थे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा अली खुर्शीदी साहब। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, सबसे पहले तो इस हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से कराची में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक सिंध असेंबली में करारदाद भी जमा कराई गई है। हालात जिस तरह के हैं वो लोगों के सामने हैं, वहाँ शहरी जो है अपने आप को गैर महफूज समझते हैं और ये बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है। यकीन दहानियां कराई जाती हैं, सियासी बयानात देखे जाते हैं, लेकिन उससे आगे अमली तौर पर इकदामात नजर नहीं आते। क्या राय रखते हैं आप और इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में जो बात की वो बिल्कुल ठीक कही है कि यहाँ पर सिर्फ लफाजी होती है हुकूमती जानिब से। और जब से नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई है और नए वजीर दाखिला साहब जो आए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 दिन पहले उन्होंने एक मजाका खेज किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं जी मुझे तो अभी 10 से 15 दिन हुए हैं आए हुए, तो आप मुझसे मीडिया से ये कह रहे हैं कि वो मुझसे इतने सवालात नहीं करें, हम थोड़ा आगे चल लें उसके बाद काम करेंगे और हम बेहतरी लाएंगे। भाई मतलब 15 सालों से पीपल्स पार्टी की मुतलकुल अनान इस सूबे पर हुकूमत मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो फेल हो गए, मिजरेबली फेल हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है शहरी सिंध में और देही सिंध में, चाहे वो शहरी सिंध के जो डाकू हैं वो उनसे कंट्रोल नहीं होके दे रहे, कच्चे के डाकू उनसे कंट्रोल नहीं होके दे रहे। पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो फौरन किए जा सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आवाम को मिल सकता है। मिसाल दे देता हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग को फाल कर सकते हैं ये लोग, इसके लिए कोई अलग से कोई बजटिंग की जरूरत नहीं है। इसी तरह मोहल्ला कमेटी को फाल किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ मकामी जो पुलिस स्टेशन होता है या रेंजर्स के जो कंसर्न लोग होते हैं उन लोगों को फाल करके ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, इलाके मोहल्ले बेहतर किए जा सकते हैं। पुलिस अंडर कैपेसिटी है, सबको ये बात पता है। भाई 15 सालों से हुकूमत भी आपकी थी, तो सवाल तो हुकूमत से बनेगा ना कि अगर अंडर कैपेसिटी है या उनके पास मैन पावर का फुकदान है तो भाई आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपने रिक्रूटमेंट की। बात यह है कि इन्होंने करना कुछ नहीं है,
बहुत सारे ऐसे काम है जो किए जा सकते हैं, वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। बट अली साहब, एमक्यूएम अब किस तरह से इस पर इनको फोकस इनका दिला पाएगी, या ये इस चीज पर अमली तौर पे इकदामात लेने की तरफ इनको कैसे कायल किया जाएगा? वफाक की अगर सतह पर देखें तो एक ही छतरी के नीचे तो तमाम हमें जमातें नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। 3 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें हमने सबसे पहले तो काम ये किया कि जो जमहूरी तरीक़ेकार है, हमने असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करवाई है इस इंपॉर्टेंट इशू पे, नॉट जस्ट फॉर द स्ट्रीट क्राइम जो कराची का इशू है उसके लिए, बल्कि कच्चे में जो लॉ एंड ऑर्डर की वर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए। दोनों इंपॉर्टेंट इशूज के लिए हमने तहरीक इल्तवा जमा कराई है। साथ साथ हमने वजीर दाखिला को, वजीर आला को, हमने उनको ओपन ऑफर किए कि देखिए शहरी सिंध का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, यहाँ के MPAs हमारे हैं, MNAs हमारे हैं, हम लाइजन करके हम अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ इन चीजों को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट पॉइंट ये है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा। पहली बात। 2 दिन से हम क्या कर रहे हैं कि भाई देखिए, चूंकि कराची मुआशी हब है और जिस तरह प्रोविंशियल एक्सचेकर में 95% रेवेन्यू देता है, उसी अंदाज से फेडरल में भी 60% प्लस रेवेन्यू देता है। तो हम तो वजीर दाखिला, जो वफाकी वजीर दाखिला है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में जो कराची परेशान है और बाकी पूरा सिंध लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है, इसको ठीक करने में आप वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से MQM ने राब्ता किया है? सच हमने थ्रू मीडिया हमने बात की, हम इस पे जाके पर्सनली भी बात करेंगे उनसे, हम उनसे डेलीगेशन की सूरत में भी जाके मिलके बात करेंगे कि देखिए ये कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। हम DG रेंजर सिंध से भी मुतालबा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आपकी भी मौजूदगी है, शहर में अमन बहाली में आपने एक बड़ा किरदार अदा किया है। अब ये स्ट्रीट क्राइम का जो एक इफरीत है उसको कम करने में, उसको खत्म करने में आप भी अपना किरदार अदा करें। अली साहब, ये जब हुकूमत बनाने फॉर्मेशन के स्टेज पे, आपको याद होगा जब MQM के साथ मुतालबात के हवाले से MQM अपने उस निगोशिएटिंग टेबल पे अपने मुतालबात रख रही थी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हो रही थी और दीगर से भी आप लोग की मुलाकातें हुई, तब कराची के लॉ एंड ऑर्डर को टेबल पर रखा गया था? भाई देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम की खराब सूरत हाल है, ये कोई हफ्ता 10 दिन की तो है नहीं सूरत हाल खराब। हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई ये हमें मुतालबे में शामिल करना जरूरी था कि हेल्थ की फैसिलिटी सिंध में खराब है तो उसको आप ठीक करें, भाई जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है ये काम करना। इसी तरह शहर में अगर अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, या दही सिंध में कच्चे के इलाके में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, तो ये किसी हुकूमत को बताने की जरूरत थोड़ी होती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम ठीक करना है। भाई इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये करने में फेल हुए हैं। लेकिन ये तो कहते हैं, आपको याद होगा मुराद वजीर आला सिंध, वो तो कह रहे हैं कि निगरां हुकूमत के अभी दौर में एक ब्रीफ पीरियड में ये क्राइम रेट जो है वो बड़ा एक्सीडिंगली हाई नजर आ रहा है। मैं बसद एहतराम उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि देखें आप मेरी भी बात नहीं सुने, आप पीपल्स पार्टी की भी बात नहीं सुने। CPLC की वेबसाइट है, वो निकाल लीजिए, उसमें डेटा मौजूद है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात जो है वो कितने अरसे से चल रही है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, MQM की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप इनकी अपनी जो CPLC है उसकी वेबसाइट उठा के देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सूबाई वजारत दाखिला में बजट हर साल एलोकेट किया जाता है, हर साल पिछले साल के मुकाबले में हर साल जो है वो 10 से 15% इंक्रीमेंट लगता है। मगर इनकी परफॉर्मेंस की बात जब देखी जाती है तो परफॉर्मेंस में ये होता है कि हर साल हर महीने जो है आपको आपके सामने ये स्टैट के 3 महीने में 50 से ज्यादा अमवात हो चुकी है इस शहर में, और ये नॉर्मल है। ये खुदा, और हमारे वजीर दाखिला साहब जो सिंध के हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जी कराची वाले इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, ये काम तो होना ही है। इसका मतलब है आप खुद अपने खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं कि जी हम ये काम ठीक करने में नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए, मैं सियासी बयानबाजी से हटके MQM पाकिस्तान की बात कर रही है कि एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ बैठ जाएं, इलाके बेहतर किए जा सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग को फहाल करके, मकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करके, इसी तरह मोहल्ला जो कमेटियां होती हैं उसको फहाल करके हम ये जो स्ट्रीट क्राइम के जो वाकयात इतने ज्यादा हो चुके हैं इसको कमी लाई जा सकती है। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुकूमती जानिब से, मैं सूबाई हुकूमत की बात करूं, तो विल नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आ रहा अभी तक। यहाँ पर अजीब के वजीर आला साहब एक बयान देते हैं कि जी हालात
जो है वो खराब हुए, उसकी जिम्मेदारी जो है वो निगरान हुकूमत पे डाल देते हैं। ज़िया अंजार साहब जो वजारत दाखिला के कलमदान लेके बैठे हैं वो बोलते हैं नहीं जी इतने बुरे हालात नहीं है, सब ठीक है जी। तो इनके बयानात में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इस इशू को एमपीओ में इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रही, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसका हम होल हार्टेडली हम इनको सपोर्ट करने को तैयार है, मगर खुदारा ड्राइविंग सीट पे हुकूमत मौजूद है, उनको होश के नाखून लेने की जरूरत है। राइट, बहुत शुक्रिया अली खान, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा हल बिल्कुल मौजूद है अगर करना चाहें। अव्वल तो जहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग की उन्होंने बात की, मकामी अफराद को पुलिस में भर्ती करना, लूप होल्स का पता होता है, वीकनेसेस कमजोरियों का पता होता है, निशानदेही भी की जा चुकी होती है, लेकिन हल क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही। मोहल्ला कमेटी को वो कहते हैं कि फाल करने की ज़रूरत है। दीगर सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसके लिए सियासी जमातें मिलकर भी आप एक अगर हुकूमती सतह पर आप देखते हैं कि वफाक पे आप एक ही छतरी के नीचे जो है वो तमाम सियासी जमातें हमें नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए भी सारे सर जोड़ के अगर बैठने को तैयार है, तो फिर अवाम, यही अवाम जो जिसके मैंडेट का आप दावा कर रहे हैं, यही अवाम जिसने आप वोट भी दिया है, जो आपसे तवक्को भी रख रही है, अगर आप कहते हैं कि आप इनके वोट से अगर आए हैं, आपसे उम्मीद रखती है कि उनके मसाइल का हल भी आप ही निकालेंगे। और कराची के अवाम जो कि इस वक्त अपने आप को जिस तरह से गैर महसूस करते हैं, उनको उनकी उस शहर में अमन को बहाल करना बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। और सिंध हुकूमत क्यों नहीं इस पर तवज्जो दे पा रही है, एक बहुत बड़ा इस पर सवालिया निशान है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।